एक दिन मेरे पतिदेव घर पर नहीं थे, तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मेरे पति का नाम मनोहर है, लेकिन उसे सब लोग प्यार से मनु कहते हैं और हम देवास के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 5 ही दिन गुजरा था। मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वे गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे पति मनोहर को एक आवाज देते तो मेरे पति की तो जैसे गति आ जाती थी, एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वे कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वह वाकई रहते थे। चौथा दिन था कि जब सुबह सुबह ही मनोहर ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने मनोहर को पुकारा था तो वे फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गए। अभी की अभी फैक्ट्री पहुंच सारे काम वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम कर सकें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभालने लगे। यहाँ कोई और तो नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। 3 दिन गुजरे थे हमारी शादी को और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन मनोहर ने मुझे प्यार से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 4 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा कर रह गई थी। मनोहर जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। वे कहने लगे कि माफी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज नहीं किया था। मनोहर तो अपनी फैक्ट्री पर चले गए थे। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि अब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी का था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़ी अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान सी फेरी। कहने लगे, दूध दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की तरह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठो, कारोबार कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। यह कहते हुए फिर उनकी नजर मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी।
उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरी हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने की कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, ना इसे गर्म करके दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब मनोहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लिहाज बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि यह मेरे ही ससुर हैं, जो 3 दिन से मनोहर को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से मनोहर से बात कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले आई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ थाम लिया था। मुझे तो जैसे पूरे बदन में अजीब सा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। यह कहकर ससुर ने ठंडी आह भरी। मुझे और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम वही पहन लेना। यह सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। यह फरमाइश तो मनोहर को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने जोर का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब मनोहर फैक्ट्री जाते, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने सूखे होठों पर जबान लगाते, फिर कहते मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे मनोहर से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने पापा के सामने कांपता था, एक शब्द भी नहीं बोलता था, सर झुकाए जी पापा जी ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी ओर फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं मनोहर से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। मनोहर थे। कहने लगे, पूनम दरवाजा खोलो। यह क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो। मनोहर की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे और कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है। मेरे बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप और कोई इंतजाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि मनोहर मुझ पर भड़क उठा। कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि यह लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही देख लेती हैं। मेरे पति कहने लगे कि आज तो तुमने यह बात कह दी है पूनम, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। यह सुनना था कि मेरा रंग तो उड़ गया था। मेरे पापा की पहले से ही 7 बेटियां थीं और वे शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी।
उसकी हरकतें और बेकाबी की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उस वक्त मनोहर जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, मनोहर, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बता दूंगा, उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी को। यह कहकर वह गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। मनोहर कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना कोई बहन, ना कोई भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर ननद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ वह हाल से नहीं गुजरती। मेरी बात पर वे मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही यह सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, ना कि यह फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि मनोहर, ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मनोहर ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? क्या उनकी उम्र शादी की है? मेरे बाप को 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें बनाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगे, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूंगा? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 60 साल है, उनके पैर कब्र में हैं, ब्लड शुगर प्रेशर के मरीज हैं। तुम चाहती हो इस उम्र में एक औरत की जिम्मेदारी संभालें? अब मैं क्या बताती कि उनके बाप ने ही बेटे की पत्नी पर ही नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंस रहे थे और कहने लगे कि एक मेरे बाप को तो रोटी तुमसे बनती नहीं और मेरी माँ को कैसे संभालोगी? देखो ये घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी। और पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी, दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से मनोहर की आवाज आ गई। कहने लगा, पूनम बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मैंने मनोहर से एक बार भी मुझे यह नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। मनोहर का शुमार भी ऐसे ही होता था। मैंने उसके बाद अपने होंठ बंद कर लिए थे। मनोहर जब फैक्ट्री चले जाते तो मेरा ससुर मुझे आवाज देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा? मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर में भी दे देगा? अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह से कतार रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वह मेरे बेटों को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। वो कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था।
मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जती भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना बनाकर ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। ना उसके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने मनोहर का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मजे का खाना बनाया है। मनोहर यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। तब जेब से मेरे ससुर ने 2000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया। कहने लगे, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि मनोहर मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 2000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी। जैसे ही मैं खड़ी हुई तो ससुर भी खड़े हो गए। वे मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं मनोहर को देख रही थी कि जिसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी, लेकिन मुझे यह चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा, यह कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे दूर रहकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूर रखने के लिए कहा है। और माँ बेटे मैं भी। मेरी इस बात पर मनोहर भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालकिन हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हक लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि बाप के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर ऐतराज करती हो। वह धीमी लहजे से मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा कि शुक्र करो कि पापा ने यह बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, पूनम अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मनोहर, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने पापा की शादी करवा दो। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर डोरबेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में एजुकेशन हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है। वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वही शादी कर ली थी और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी थी। और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि मनोहर का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। वे कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते। देवर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। फिर मनोहर ने भी कहा कि पापा, गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह तो हो चुका है। कमल को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी खुश थी कि अब घर में अकेली मैं नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफी खुशमिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। कमल मनोहर के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा मुझसे मांगा करें। कमल भी यह सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है। वह किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। वो अजीब नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं कमल से बात करूंगी। वे तो कहते थे कि उनके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं।
मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन मनोहर ने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो कमल से साफ कह दूंगी। अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर में रहें। फिर वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था, जो कि मेरे और मनोहर के बीच हो रहा था। कमल कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर विदेश अकेले ही रह चुका हूँ। मेरे घर में तुम क्या आई हो? 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने तो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो मनोहर की मेरे साथ होती थी। ज्योति डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात मनोहर जब कमरे में आया तो काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि मनोहर, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज ज्योति को भी है। इसका मतलब कहीं न कहीं तो पापा भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें पत्नी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 60 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब मनोहर की समझ में आ गई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? मनोहर ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किलों की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे खाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। मनोहर मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की हम पर बेबाक से नहीं उठती थी। हमारे समाज में यही चीज भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।